नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान चश्मा फारूकी। हमारा आपसे अहम शख्सियात से मिलवाने का जो हमारा सिलसिला है वो जारी है और इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि जारी रहे और दुनिया भर से हम गौर नायाब को निकाल कर आपके सामने पेश करें। आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं, समाजी खिदमत गुजार हैं और लड़कियों के लिए ख़ास तौर से काम करती हैं। बाकी उनके बारे में तो सब कुछ उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप हैं मोहतरमा हिना अहमद साहिबा। हिना अहमद साहिबा, उर्दू टॉक चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाजरीन को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से अब तक के हालात के बारे में बताइए। इब्तदाई ज़िंदगी मतलब स्कूलिंग कहाँ से करी मैंने। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग आज़मगढ़ से बिलोंग करते हैं, बिंदावल से। और दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे, दरियागंज अंसारी रोड पे। वहीं से मैंने स्कूलिंग करी, वहीं मेरी शादी हुई और उसके बाद मैं बाहर चली गई, इंडिया से बाहर। मेरे हस्बैंड उनकी जॉब थी, इंजीनियर थे वो, कुवैत में है। तो शुरू में बच्चों की इब्तदाई तालीम वहीं हुई और बाकी मैंने वहाँ पर कुछ थोड़े टाइम जॉब भी करी और एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं वहाँ काम करती थी। और जब मैं इंडिया वापस आई तो मुझको लगा कि मुझे अपने आप को पहले दुनिया को बताना होगा। जिस फील्ड में मैं हूँ, मुझे अपने आप को बताना होगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या काम करती हूँ। मैं अगर एक सैलून खोल के एक रूम या एक दुकान पर बैठ के काम करूँगी तो शायद मुझे इतना लोग नहीं जानेंगे। तो मैंने उसको, या तो फिर मैं ऐड करती अपना, उसमें बहुत पैसे खर्च करती। तो मैंने सोचा मैं अपना स्किल दिखाऊं। तो मैंने 2 साल लगातार दिल्ली में जितने भी मेकअप कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे और कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऐसे मेकअप भी होता है, मेकअप एंड हेयर, मैंने वहाँ पार्टिसिपेट करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी सेकंड नहीं आई, माशाल्लाह। तो इस तरह से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। 3, 4, 5 कंपटीशन के बाद तो जैसी मेरी एंट्री होती थी, मेरी वैनिटी अंदर जाती थी, लोग अपनी वैनिटी पैक करना शुरू कर देते थे। मैं कहती ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि मेरे आने से कोई इनको दिक्कत हो गई। कि नहीं मैडम, हम जा रहे हैं, फर्स्ट तो आप ही को आना है। अच्छा, फर्स्ट तो आप ही को आना है, हम करके क्या करेंगे। हम कहे बच्चा ठीक है, हम फर्स्ट आ जाते हो, आप सेकेंड ही आ जाना। हो सकता है आप मुझसे अच्छा काम कर लो, अच्छा काम करके दिखाओ। तो मतलब इस तरह से लोग मुझे जानने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने सेमिनार्स देने शुरू किए, वर्कशॉप्स देनी शुरू करी मेकअप की। फिर मुझको एक टाइम ये लगा कि मैंने बहुत कर लिया काम, अब मुझे अपने माशरे के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो लड़कियां, मैं ख़ास तौर से मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, जो लड़कियां किसी लेवल पे नहीं होती ना, कोई टॉप 10 में भी नहीं होती थी, मैं उनके बारे में सोचती थी इनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, इनको अच्छा टीचर नहीं मिला, इनको सही से बताने वाला कोई नहीं मिला, तो शायद मैं कुछ कर लूँ। फिर मैंने एवरी ट्यूसडे, मैं एकेडमी भी चलाती हूँ, मेकअप सिखाती हूँ, तो मैंने एवरी ट्यूसडे अपने यहाँ रखा कि सैलून्स में जो लड़कियाँ काम करती हैं, जो पेडिक्योरिस्ट हैं या छोटा काम करती हैं, उनको सैलरी बहुत कम मिलती है। छोटा काम तो खैर कुछ नहीं होता, जिनको सैलरीज कम मिलती है 2000, 4000, 5000, इसमें उनके ना कन्वेंस ही लग जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता था अगर मैं इनको मेकअप सिखा दूँ, हेयर स्टाइलिंग सिखा दूँ, जिसमें पैसा सबसे ज़्यादा होता है। सैलून्स में जब काम होता है तो कहते सीज़न आ गया। सीज़न का मतलब ये नहीं कि सारे लोग हेयर कट कराने जा रहे हैं। सीज़न का मतलब होता है शादियों का सीज़न आ गया, त्योहार का जो तभी शादियां होनी है। तो शादियों में जो मेकअप्स होते हैं, जो हेयर स्टाइलिंग होते हैं, उनका पैसा अलग ही होता है। तो वो पूरे साल जो हम काम करते हैं ना, वो सिर्फ हम अपना रेंट निकालते हैं और जो हमारी स्टाफ होता है उनकी सैलरी निकालते हैं। लेकिन जो हमारा सीज़न का काम होता है ना, वो पूरे साल का हमारा प्रॉफिट होता है। अच्छा, तो मुझे लगा मैं अगर ये वाली चीज़ इनको सिखा दूँ तो इनकी सैलरी बढ़ जाएंगी। और हुआ भी ऐसा। पहले मैंने अपने स्टाफ को अच्छे से सिखाया, ट्रेन किया, मेकअप सिखाया, हेयर स्टाइलिंग सिखाई। उसके बाद फिर मैंने उनको क्लाइंट भी देना शुरू किया। पहले क्लाइंट से मेरे नाम पे आते थे, फिर मैंने स्टाफ को भी देना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने और लड़कियों के पास पैगाम भेजना शुरू किया, आओ मुझसे सीखो, मैं सिखाऊंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट।
अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मैम हम तो जॉब करते हैं, हम कैसे छुट्टी लेंगे, ट्यूसडे ऑफ होता है। तो मैं कहा सिर्फ ट्यूसडे ऑफ। मेरे पास हरियाणा से इतनी दूर दूर से लड़कियां ट्रेन से आती हैं, जो सुबह 4:30 बजे घर में उठ के अपना काम करती हैं, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ती हैं, फिर वहाँ से मेट्रो लेती हैं, फिर मेट्रो से मेरे पास तक पहुँचती हैं। उनको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आना, 2-2.5 घंटे जाना, मतलब दिन भर का 5 घंटा तो उनका यही निकल जाता सफ़र का हो गया। सफ़र का। वो आगे सीखती हैं और मैं उनको शॉर्टकट सिखाती हूँ ऐसा कि आपको काम करने में आसानी हो। फिर मैं उनके ओनर से बात करती हूँ कि आप इनको फ्रीडम दीजिए, काम दीजिए उनको, देखिए। जब वो देखते हैं, धीरे धीरे करके वो सीज़न तक में बहुत अच्छी ट्रेन हो जाती हैं। और मेरे यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 2 घंटा सीखोगे, आपके दिमाग है, आप 1 घंटे में भी सीख सकते हो। आपको मेहनत करनी है, आपको सीखना है, आप 5 घंटे बैठो, मैं आपके 5 घंटे आपके बगल में बैठ के सिखाऊंगी। इस तरह से मैंने काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे जो ट्रेनिंग के लिए लड़कियां आती हैं, जो बाकी के दिनों में वो कम होती हैं और फ्री वाली मेरे पास ज़्यादा बच्चे होते हैं। वो तो आपकी बात समझ में आती है, लेकिन आप इस फील्ड में कैसे आए? मेरे साथ तो आपका अपना शौक था या अपने घर में किसी ने आपके नहीं, शौक तो था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था। मुझे आर्ट का शौक था, ड्राइंग करती थी मैं, तो मेरी हर कॉपी, हर रजिस्टर के पीछे आंखें बनी हुई होती थी, अच्छा, बाल बने ये वाला शौक था। कभी ये नहीं सोचा था कि हम इस लाइन में आएंगे। मैं जब आई हूँ इसमें, तो मेरी 2 बहनें और हैं जो दोनों स्कूल टीचर थी। अच्छा। एक जयपुर में रहती हैं और एक दिल्ली में है। दोनों का प्रोफेशन छुटवा करके मैंने यही काम शुरू करा दिया। आज माशाल्लाह मेरी बाजी जयपुर में है, फ़िज़ा मेकअप एकेडमी के नाम से इतनी मशहूर हैं वो, टॉप 1 पे वहाँ पे काम कर रही राजस्थान में। और छोटी सिस्टर मेरे साथ ही करती हैं, वो यहीं पर ओखला में ही रहती हैं। तो हम तीनों बहनों का काम ही, मतलब प्रोफेशन हम लोगों ने चेंज करके इसी पे लिया है तीनों, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप इस प्रोफेशन में क्यों आई? लड़कियों के तो बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, या आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं? रोका क्या, हालात कुछ ऐसे बन गए हमारे मेरे, हाँ। कि मैंने ये गुस्से में ये कोर्स किया। अच्छा। जब मैं 11th क्लास में थी तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती थी मैं, तो मैंने वो सब्जेक्ट्स लिए, साथ में मैंने मैथ्स भी ली। चूँकि मैथ्स में मेरे 10th में हाईएस्ट मार्क्स थे अपने स्कूल में, तो मुझे लगता था मैं बड़ी तुरंखा हूँ। लेकिन जब 11th की बुक खोली तो सर पे से गुजर गई। अच्छा। फिर मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी मुझे ट्यूशन चाहिए, ट्यूशन करनी होगी मुझे मैथ्स की। तो अम्मी ने कहा देखो ट्यूशन व्यूशन तो नहीं करवा पाऊंगी मैं, है ना, सीधी सादी पढ़ाई कर लो, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। अच्छा। मुझे नहीं पता था मेरी शादी हो रही है, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है और 3 महीने बाद तुम्हारी शादी है। अब जब पता चला 5 सितंबर को शादी रखी मेरी, ये उम्र थी मेरे और ये दिमाग था, ये नहीं पता था मेरी शादी हो रही। ये ज़रूर था 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, उस दिन साड़ी पहननी है। मैं कहा अम्मी आप 5 सितंबर को रख दी, 6 की रख लेती, मैं साड़ी तो पहन लेती। अच्छा। उसके बाद जब शादी का मतलब समझ में आने लगा, ये क्या हो गया। फिर गुस्से में मैं उठी और स्कूल गई और मैंने अपना नाम वहाँ से कटवाया। और हमारे स्कूल में नया कोर्स आया था ब्यूटी कल्चर। अच्छा। ये दरियागंज की बात है। जी जी। तो ब्यूटी कल्चर में 3 से 4 लड़कियां थी मुश्किल से, वो कोर्स स्टार्ट करने के लिए 9 लड़कियां चाहिए थी। मैंने भी जाके अपना नाम लिखवा लिया वहाँ पे और घर में आके बता दी मैंने ब्यूटी कल्चर ले लिया, वोकेशनल सब्जेक्ट। अब जहाँ शादी करनी करिए। अच्छा। अम्मी कहती ससुराल वाले क्या कहेंगे। मैं कहा क्या कहेंगे क्या, वैसे भी मुझे जाके घर में खाना बनाना है और तो कुछ करना नहीं है, तो मैं ब्यूटी कल्चर ही ले रही थी, कौन सा कम शक्ल ही अच्छी बना लूँगी। और वो 11th-12th का पढ़ा हुआ मेरा इतना काम आ जाएगा मुझे नहीं पता था। आज मतलब जब मैंने ये कोर्स लिया उसके बाद इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। समझ में आने लगा अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, तब चीज़ें इतनी पता नहीं थी। फिर ऐसा लगा कि हम सारी दुनिया जी सकते हैं, आ जाओ। ड्राइंग तो आती थी, ढंग से पेंट करना सीखा, फेस को कैसे करेक्ट करते हैं मेन वो चीज़ सीखी। कलर लगाना ही आर्ट नहीं होता, फेस को करेक्ट करना है। जो हमारा जो फेस है उसको जब हमने करेक्ट कर लिया ना तो लोग कहते हैं वाओ। तो वो चीज़ कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह हुनर आ गया हाथ में। फिर सोचा कि अब बांटो, अब बांटने वाला काम करें। बहुत अच्छी बात है। तो आपके ससुराल वालों ने कितना सपोर्ट किया आपके साथ? 100%।
क्योंकि बाद में उन्होंने भी सुना हुआ कि लड़की जो है इस तरह के कोर्स कर रही है। 100% सपोर्ट किया। वहाँ कोई इतराज़ नहीं था? उनको कोई इतराज़ नहीं था, मेरे हस्बैंड को कोई इतराज़ नहीं था। मेरे हस्बैंड ने तो हर जगह मुझे सपोर्ट किया माशाल्लाह। हाँ, और मेरे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। शुरू में तुमको लगता था ये क्या पढ़ रही हैं, पढ़ने से ज़्यादा तो कॉपियाँ वो बनती है, फाइलें बनती है, सारी रात सारी दिन सिर्फ कटिंग होती रहती थी फाइल बनाने के लिए। तो लेकिन जब काम करना शुरू किया, जब खुशी देखी उन्होंने मेरे चेहरे के ऊपर, मैं काम करके जब आती थी तो मुझे लगता था आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया, आज मैंने फलाना को रेडी कर दिया, दुल्हन बना दी, वो इतनी खुश थी तो वो कितनी दुआएं दे रही होंगी मुझे, ये सोच करके और ज़्यादा खुशी होती थी। बस इस प्रोफेशन में आ गए। फिर अब तक आपने कितनी लड़कियों को ये अपना कोर्स में सिखा दिया होगा? सिखा दिया वाला तो ऐसे नंबर नहीं है मेरे पास, कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। बहुत लोगों को सिखा दिया, बहुत लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया, बहुत लोगों को बिना सर्टिफिकेट के भी ऐसी जो वैसे सिखा दिया। वो मेरी फ्रेंड की बहन है उसको सिखा दीजिए, वो मेरी फलाना है उनको सिखा दीजिए, आ जाओ भाई सीख लो। 4 लड़कियाँ सीख रही हैं, 4 और आ जाएंगी, 10 हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो भी कोर्स कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से तो बहुत। तो आपके बाद उनको कुछ लड़कियां ऐसी मिली जो अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मुझे हर बार मेरे स्टूडेंट्स काम करके मुझे पिक्चर्स भेजते हैं। अच्छा। और आज से नहीं, पहले 5 साल 6 साल पहले भी जिन्होंने सिखाया ना, वो भी लेडीज़ मुझे फ़ोटोज़ आज भी भेजती हैं, मैंने उसमें करेक्शन बताई है। तो आज माशाल्लाह इस मुकाम पे पहुंची हैं वो, इतने बड़े बड़े उनके सैलून्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर के मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो वो वहाँ से भेजती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत लोगों ने सैलून्स खोल लिए हैं, बहुत लोग अच्छे टॉप मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं। तो ये बताएं कि मेकअप तो एक औरत की पहचान है, इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं, मैं भी मानूंगी इस बात की। लेकिन मेकअप के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, वो आप कैसे बताती हैं? फिर साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं सफाई। हम जब काम करने खड़े हुए हैं तो हमारा हाथ साफ़ होना चाहिए, जो आज के कोरोना के टाइम पे सब जान गए। दूसरी बात, आप जिसके ऊपर काम कर रही हैं उसका चेहरा साफ़ होना चाहिए। और जो टूल्स आप यूज़ कर रही हैं, जो ब्रशेज़ हैं, स्पंजेस हैं, कुछ भी यूज़ कर रही हैं, वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। चाहे वो आप सेवलॉन में धोइए, चाहे आप उसको शैम्पू से धोइए, चाहे आप सैनिटाइज़ करिए, कुछ भी करिए, वो साफ़ होने चाहिए। अगर आपने वो साफ़ चीज़ों से अपने प्रोडक्ट्स निकाले और किसी के ऊपर लगाया तो फिर आप सारे काम, कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद काम करने के बाद आप क्लाइंट जो है जिसको मेकअप किया है, वो जब मेकअप को रिमूव किए बिना अगर सो गया तो हार्मफुल है। फेस वॉश करना या मेकअप रिमूवर से क्लीन करना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब सफाई पहले भी और सफाई बाद में भी। हाँ, लेकिन मेकअप की ज़्यादती नुकसान तो देती होगी कहीं ना कहीं। मुझे तो अभी तक नहीं ऐसा दिखा, मेरे चेहरे से दिखता है नहीं, उम्र हो गई है बस वो दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेकअप। देखिए हाँ, ये चीज़ भी मैटर करती है आप प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप ड्राई स्किन वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा ऑयल है, आपके ऑलरेडी ऑयली स्किन है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि बाज़ार में देखिए इतने प्रोडक्ट भरे हुए हैं कि उसका हर एक को अंदाज़ा नहीं होगा, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। तो उसमें ये कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, तो ये भी आप बताती हैं अपने स्टूडेंट? बिल्कुल बिल्कुल बताती हूँ। प्रोफेशनल रेंज अलग होती है, रेगुलर रेंज अलग होती है, तो उस रेगुलर रेंज में भी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल वाला तो हम लड़कियों को अपने पास कराते हैं कि ये कंपनीज हैं, इनके ये प्रोडक्ट्स हैं और ये इस स्किन पे जाते हैं। बहुत सी जगह नहीं लिखा होता, लेकिन वो जो एक तरह से बोलूँ चाइनीज़ प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं वो वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ के वेदर के हिसाब से, वहाँ की कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बनते हैं। उसको जब लोग इंडियंस यूज़ करते हैं ना, हमारा कॉम्प्लेक्शन अलग होता है, हमारा गेहुआ कलर होता है, वो बिल्कुल ही अल्ट्रा वाइट होती हैं, वो आइवरी शेड वाली। वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो एक तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा आपके ऊपर, दूसरी बात है वो हार्मफुल होगा, ज़रूर होगा। आपका ताल्लुक हिना साहिबा आजमगढ़ से है जी, शिबली नोमानी के नाम से जाना जाता है जी बिल्कुल। तो उर्दू अदब से आपकी कितनी दिलचस्पी है? बस एक सेकंड लैंग्वेज बोल सकते हैं। अच्छा। जो हम ज़बान बोलते हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई है, बस वही है उर्दू। हम उसी को उर्दू समझते हैं, और उसके अलावा आप उर्दू और क्या पूछना चाहते हैं?
आपके जो ख़ानदान है या आपके जो लोग हैं वो उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं? हाँ, सब लोग रखते हैं, बहुत बढ़िया से रखते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप उर्दू के तरक्की के लिए क्या कहना चाहेंगी? उर्दू की तरक्की के लिए मैं क्या कहूँगी? देखिए, रुझान ऐसा हो गया है कि हर इंसान ये सोचता है कि मैं इंग्लिश बोलूं, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमें कुछ नहीं आता। ऐसा बहुत से हमारे दरमियान में जो लोग हैं उनकी ऐसी सोच है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमें कुछ नहीं आता। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हमें उर्दू नहीं आती तो कुछ नहीं आता। मेरा मानना है जो आप लैंग्वेज बोले, कोई भी लैंग्वेज, वो बहुत साफ बोलनी चाहिए, बहुत अच्छी बोलनी चाहिए, तलफ़ुज़ उसका बहुत क्लियर होना चाहिए। और कोई भी लैंग्वेज हो, आप इंग्लिश भी बोलिए, आप हिंदी भी बोलिए, आप पंजाबी भी बोलिए, तो उसकी जो उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। आप अगर उर्दू भी बोले तो उर्दू बहुत साफ बोलिए। ज़बान तो खैर देखिए कोई भी ख़राब नहीं है, अपनी जगह सारी ज़बानें अहमियत रखती हैं। और जहाँ तक इंग्लिश का मामला है, इंग्लिश तो आपको, आप हिंदुस्तान मतलब दुनिया में रहना तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन जो हमारी उर्दू अपनी तहजीब है, अपनी ज़बान है, अपना कल्चर है, वो नहीं भूलना चाहिए, वो ज़रूर साथ में रखना चाहिए। बिल्कुल। आप औरत की आज़ादी के लिए क्या कहना चाहेंगी? औरत की आज़ादी किस हद तक बजानी है आप? लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा खाना, बिरयानी रखी हुई है, कौरमा रखा हुआ है, दबा के खा लिया, बाद में क्या होगा? पेट ख़राब भी हो सकता है, और ज़्यादा खाने से मुंह पे दाने भी निकल सकते हैं, और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इसी तरह किसी भी चीज़ की आज़ादी बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करे, वो उतनी तक होनी चाहिए। मर्द का भी वही हाल है, औरतों का भी वही हाल है, बच्चों का भी वही हाल है, उस तरह से देखती हूँ। औरत को अपने हिसाब से खाना, पहनना, रहना, ये तो सभी के साथ होता है। उसके अलावा वाली आज़ादी, एक माँ होने के नाते जो जो चीज़ें आपके अंदर आपको करनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ करना चाहिए। और आज़ादी के बारे में कैसे बताऊँ मैं? एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा मुझको। मतलब अगर उनका ड्रेस सेंस ख़राब है या फिर जिस माहौल में वो रहते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना, खाना अपनी टेस्ट का चाहिए, पहनना दूसरे के टेस्ट का चाहिए। दूसरे का टेस्ट का मतलब आप उसकी निगाहों से पहचान सकते हैं। खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। जग भाता, जी। कोई ज़रूरी नहीं आपको शॉर्ट ड्रेसेस पसंद हैं तो आप हमेशा ही इस तरह से रहें, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे कर लीजिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातचीत हमारी जारी है। लेकिन आपने सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों जाना? मेरा तो मानना ये है ना साहिबा, लड़कियों के लिए आपने सोचा, बहुत अच्छा सोचा, और उस कोशिश में आप लगी हुई हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इतनी ही कोशिश इस माशरे में लड़कों के लिए भी होनी चाहिए, तो उनके लिए क्यों नहीं आपने कोई कदम उठाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कियों को सिखाती हूँ। अच्छा। मैं लड़कों को भी सिखाती हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। लड़के भी सीखते हैं, लड़के बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे लड़के ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली हेयर, उनकी जो पकड़ होती है ना, वो लड़कों में ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत लड़कियों के। और जिन लड़कों में आर्ट होता है, जिनको थोड़ा ड्राइंग और पेंटिंग का शौक़ होता है, वो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। तो आपके पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी तालीम की सोच कितनी है? किस तरह की तालीम? मतलब किस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके बाद अब बचे हुए टाइम में आपके पास आते हैं? हाँ, ज़्यादातर देखिए मेरे पास 90% वो लड़कियां आती हैं या वो लड़के आते हैं जो सैलून्स में पहले से काम कर रहे हैं, और मैं भी उन्हीं लोगों को लेती हूँ जो सैलून्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर को सिखाने से थोड़ा सा हाँ ग्रेस करती हूँ मुझे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। मुझे लगता है जो सैलून्स में काम कर रहे हैं उनको पता है कितना फोर्स डालना है फेस के ऊपर, कितना फोर्स डालना है हेयर के ऊपर, और कितनी देर क्लाइंट के सामने खड़े होना है, बोलते टाइम क्लाइंट के पीछे हो जाना है। ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो मैं वो हर चीज़ सिखाने से अच्छा लगता है मुझको कि जो लड़कियां काम करें ना, उन्हीं को पॉलिश करो। अच्छा। उन्हीं को पॉलिश करो ताकि वो अच्छे से ऊपर जाएं। और जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली सीखते हैं तो उनसे मैं कहती हूँ बेटा आप थोड़े टाइम सैलून्स में काम कर लो, बेशक आप 6 महीने ही काम करो, आपको चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि मेरे पास जो कोर्स है ना वो एडवांस है। अच्छा। वो बेसिक नहीं कहलाता है। मेकअप जो होता है हमेशा मेकअप एडवांस कहलाता है। जब भी आप कोई ब्यूटी का पॉम्फलेट देखेंगी या किसी का कोर्स देखेंगी तो उसके अंदर मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ब्लीच, फलाना, हेयर कट, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसमें मेकअप नहीं लिखा हुआ होता।
मेकअप जो है उसके बाद वाली तालीम है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद आप मेकअप की तरफ जाओगे तो आप ज़्यादा सक्सेस होगे। और आप चाहोगे शॉर्टकट मारो, आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद से मेकअप कोर्स करने आ गए और आप चाह रहे हो कि फ्रीलांस आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे, लेकिन नॉलेज नहीं रहेगी आपके पास। नॉलेज बेस जो होता है ना आपका, हाँ, वो बेसिक बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो आनी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी क्लाइंट को काम कर रही हैं, तो जब हमारे पास क्लाइंट बैठा है तो आपको उसके हर चेहरे की हर चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। और हो सकता है आपको प्रीडन कुछ करना पड़े, हो सकता है उसके आईब्रो करेक्ट करनी पड़े, हो सकता है कहीं और से कुछ करना पड़े। कोई बाल है, आपको ऐसा लग रहा है कि उसका हेयर कट अच्छा नहीं हुआ, आप उसमें हेयर स्टाइल नहीं दे सकते, आपको आता होगा तभी तो आप कट कर पाओगे। हाँ, तभी बता सकोगे। बहुत ड्राई स्किन है, जैसे मैं कभी किसी क्लाइंट को लेती हूँ, उसकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, पपड़ियाँ, सर्दियों में यहाँ पपड़ियाँ जमी हुई, मुझे नहीं पता होगा ये कैसे ठीक होगी, मैं उसके ऊपर से मेकअप कर दूंगा और पपड़ी नज़र आएगी। बिल्कुल। तो मैं पहले वो काम करूँगी, जो ड्राइनेस है उसको ख़त्म करूँगी। नाक के दोनों साइड पे, लिप्स के और आँखों के नीचे सर्दियों में बहुत ड्राइनेस हो जाती है। तो किसी किसी के तो ना सब ऐसे से रगड़ो तो डैंड्रफ गिर रही होती है, तो वो आपको पहले उसको ठीक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप मेकअप पहले बेस उनका ठीक करें। हाँ, उसके बाद मेकअप कर पाएंगे। पहले आपको स्किन को ठीक करना होगा, तो वो स्किन की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बालों में फिर बालों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारा काम होता है ना, ये एडवांस है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो लड़कियाँ हों या वो लड़के हों जो सैलून्स में काम करते हों। मेरे पास सैलून में काम करने वाले ही या जिनका सैलून होता है वही लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। देखिए, आप एक खातून हैं, खातून की पहली जिम्मेदारी उसका घर है। जी बिल्कुल। उसके बाद ही उसका दूसरा कदम उठाती है वो। तो आप अपने घर में और अपने काम में कैसे तवाज़ुन बिठाती हैं? बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। वही मैं पूछ रही हूँ। बहुत ज़रूरी है। मैंने काम को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दिया, हमेशा पहले मैंने फैमिली और बच्चे देखे हैं, उसके बाद मैंने काम किया है। कभी भी कोशिश मेरी हमेशा रही है, बच्चे स्कूल चले जाएं उसके बाद आप काम करिए। जब बच्चे स्कूल से आएँ, माँ मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चों को खिला के सुला के जो भी करना है वो करने के बाद मैंने फिर काम पकड़ा है। और अगर नहीं, मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों के एग्ज़ाम्स है, मैंने छोड़ दिया है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा काम जहाँ पे मेरा मुस्तकबिल है, वो जो मेरे बच्चे हैं। बेशक। वो बच्चे नहीं अच्छे निकलेंगे तो मैं ये कमा के क्या करूँगी। और मैं सारी लेडीज से कहती हूँ, बच्चों को निगलेक्ट करके कभी भी कोई काम ना करें। पहले बच्चे हैं, आप अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप सोच रहे हो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और बच्चों को नहीं देख रहे हैं। कल को जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, जब आपका बुढ़ापा आएगा, यही बच्चे आपको नहीं पूछेंगे। बिल्कुल। होता यही है ज़्यादातर। आप देखिए, होता वही है जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा तरबियत, बाहर आपने पढ़ा लिया, कुछ कर लिया, पैसा दे दिया, सब कर लिया, आपने बच्चों की तरफ जब तवज्जो नहीं दी तो बच्चों ने भी आपकी वक्त नहीं, बच्चे भी आपको वक्त नहीं देंगे। बिल्कुल। आपकी जहाँ तक मैंने सुना है और दीगर सरगर्मियाँ भी हैं, तो थोड़ा सा हमारे उर्दू टॉक के नाजरीन को आप बताइए। क्या चीज़? जैसे मैंने आपको शाहीन बाग प्रोटेस्ट में देखा, वहाँ आपको बोलते हुए देखा, वहाँ आपको इसके अलावा भी और भी कुछ ना कुछ आपके कारनामे होंगे। सोशल वर्क तो देखिए, सोशल वर्क हमेशा से किया है। कभी बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम किया, स्लम एरिया के बच्चों को, कभी वहाँ खाना खिलाने का काम किया। जितना मुझसे हो सकता वो मैंने किया। अब मुझे लगता है कि मैं इतना नहीं जा सकती वहाँ पर, तो फिर मैंने उन्हीं के बच्चों को ये मेकअप कोर्स कराने का कर दिया कि मैं तुम्हें आओ, मैं तुम्हें ये सिखा देती हूँ। तो इस तरह से काम कर रही हूँ। बाकी शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट में हाँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। वजह थी मेरी बेटी को जामिया में जिस तरह से डंडे मारे थे, तो मुझे लगता है हर माँ बाप के यहाँ मारा लगती हो बात, कलेजे पे मारा है, तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। पहुँच गए तो वहाँ भी जो हमसे हुआ वो हमने किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही थी वहाँ पे लाखों लोग थे। बिल्कुल। और सब अपने अपने टीम में जिस चीज़ में माहिर थे उन्होंने वो चीज़ वहाँ करी। अच्छा। आपने बहुत सारा वक्त मुल्क के बाहर गुजारा जी, और इतना ही वक्त अब आपको यहाँ रहते हुए हो गया, तो आपको दोनों ममालिक में कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी लगी? अपना हिंदुस्तान। तो वहाँ आपको क्या कुछ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन फिर भी आपने इतना वक्त वहाँ गुजारा,
तो आप वहाँ रुकी क्यों नहीं गई? रुकी क्यों नहीं? तो बच्चों की तालीम की वजह से नहीं रुकी, और फिर बच्चों की ही वजह से ही। अच्छा। मेन मेरे बच्चे, फिर मेरे पेरेंट्स। मेरे बच्चे बिल्कुल वहाँ का माहौल नहीं पसंद करते थे, और बार बार अपने मामू को वॉइस मैसेज भेजते थे, या कुछ भी, मतलब कोई सामान भी भेजते थे ना वहाँ से, तो एक चिट्ठा लिखा होता था, मामू हमारा एक ही काम है, सो खाओ पढ़ो, सो खाओ पढ़ो, सो खाओ पढ़ो। इसके तीसरा काम नहीं था, क्योंकि हम अपने बगल वाले फ्लैट वाले को जानते ही नहीं थे। हाँ। वो इजिप्शियन है, दूसरा जो है वो फिलिपीनी है, ऊपर वाले कुछ और हैं, तो हमारा घुलना मिलना होता ही नहीं था। मैं तो मस्जिद में स्पेशली वहाँ नमाज़ पढ़ने जाती थी, सिर्फ इसलिए कि जाऊँगी ना तो वहाँ पे मुझे बुरखे में से शलवारें नज़र आएंगी अगर ना, तो मैं उनको पकड़ लूँगी। अच्छा। और मुझे वाकई दिखी, और मैं सलाम किया उनको, और फिर ऐसा लगा जब उसने उर्दू में बोला, मुझे लगा अल्लाह कि अपनी ज़बान तो सुनने को मिली। उसके बाद तो इतनी फ्रेंड्स बन गई कि सारा टाइम बड़े आराम से पास हो जाता था। मेरे बच्चे कहते थे मम्मा का तो अच्छा है, इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, और हमारा देखो हम सब पढ़ाई करते हैं, सोते हैं और स्कूल जाते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि बहुत बुरा था, वो बहुत अच्छा था। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपना मुल्क तो अपना ही होता है। जो फ्रीडम हमें यहाँ है, जी। जो सारी चीज़ें, जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे माँ बाप, जो मेरे बच्चों के दादा दादी जो यहाँ है, वहाँ थोड़ी ना मिल सकते हैं। हाँ, ये तो है। वहाँ तो वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट बनवाओ, वीज़ा लो, तब भी एक जना या दो जना पहुँच पाता। बिल्कुल। यहाँ आते थे तो यहाँ तो ऐसा लगता था बस। आज की देखिए बातचीत से हमारे जो नाजरीन हैं उर्दू टॉक के, वो ज़रूर फैज़याब होंगे, और जो दीगर लड़कियां हमारी देख रही होंगी, हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद वो आप तक पहुँचें। बिल्कुल ज़रूर। और आपसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और बातचीत में मज़ा तो बहुत आ रहा है, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन हमारा टाइम जो है ख़त्म हुआ चाहता है। तो हमारे नाजरीन के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम ये दूंगी कि बच्चियों के ऊपर, लड़कियां हो चाहे लड़कियां, कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ये कोर्स करना है, तुमको ये पढ़ाई करनी है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मिलत टाइम वालों ने यही सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। तो बस इसी तरह से प्रोफेशन सारे अच्छे होते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं अगर आप दिल से कर रहे हो। जिस चीज़ जो चीज़ आपको ख्वाहिश हो ना, आपको ये करना चाहिए, आप वो काम करें तो ज़्यादा सक्सेस होगे। उसमें मेहनत भी कम लगेगी और आप अपना 100% दोगे उसके अंदर। बिल्कुल। हिना साहिबा, आपका बेहद शुक्रगुजार हैं हम लोग कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आपने हमें मौका दिया अपने बातचीत करने का। तो नाज़रीन, अभी आप बात कर रहे थे हम हिना अहमद साहिबा से। इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ रूबरू होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे किसी और अहम शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।